जय हिंद दोस्तों। आज के इस डिस्क्रिप्टिव क्लास में डिलेक्सिकल वर्ब गो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे गो बहुत ही कॉमन वर्ड है। आपको लग रहा होगा कि गो के बारे में मैं आपसे ऐसा क्या बात करने जा रहा हूं। एज ए डिलेक्सिकल वर्ब अगर मैं बात कर रहा हूं या एज ए लिंकिंग वर्ब अगर मैं बात कर रहा हूं या इंट्रांजिटिव वर्ब, ये गो जो है इसके 3 यूसेज हैं। एक तो हम इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में भी आपने पढ़ा था। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और गो जो होता है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी स्थान पे पहुंचना। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कोई भी अदर वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं गो को एज ए डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ेंगे। डिलेक्सिकल वर्ब क्या होता है? लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? लेक्सिकल का मतलब होता है कि कोई भी शब्द होते हैं जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, और कोई भी वर्ड है अगर उसका शाब्दिक अर्थ खत्म हो जाए उसको हम डिलेक्सिकल कहते हैं। यानी कि उसका अपना कोई अर्थ ना रहे, बल्कि डिलेक्सिकल वर्ब के आगे जो नाउन आएगा उस नाउन के अनुसार ही इसका अर्थ निकलेगा, इसका अपना कोई अर्थ नहीं रहता। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जरा बारी बारी से समझिए। लिंकिंग वर्ब के रूप में अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा ये जरा देखिएगा। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में कर रहा हूं या डिलेक्सिकल वर्ब में तो इसका क्या मतलब हो जाएगा और क्यों हम पढ़ते हैं इसको जरा बारी बारी से समझते हैं। आप जरा पहचानने की कोशिश करिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज गोइंग टू मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई। अब यहाँ पे गोइंग जो वर्ब है ये क्या है? डिलेक्सिकल है, लिंकिंग है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है? अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज गोइंग मैड, ही इज गोइंग मैड, ठीक है। और अगर मैं यहां पे कह रहा हूं ही इज गोइंग स्विमिंग, 3 सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों। यहां भी गोइंग है, यहां भी गोइंग है और यहां भी गोइंग है। ये तीनों वर्ब जो है इसमें फॉर्म के हिसाब से अगर देखेंगे सिमेंटिकली तो सब गोइंग जो है देखने में एक जैसा लग रहा है, सब वर्ब है। लेकिन स्वभाव और फंक्शन के हिसाब से वह जा रहा है। कहां जा रहा है? मुंबई। बहुत बच्चे कहते हैं कि ये कहां जा रहा है तो एडवर्ब हो जाता है। बिल्कुल, प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिलके ये हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर बनता है। यहाँ टू प्लस मुंबई दोनों मिलके एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। कहां जा रहा है? टू मुंबई, तो टू प्लस मुंबई दोनों मिलके एडवर्ब हुआ। खाली मुंबई बोलेंगे तो नाउन होगा। क्यों? प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है ना। समझ में आ रहा है? तो ये जो है हमारा मेन वर्ब तो 3 ही होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो ये जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव होता तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता। क्या और किसको से जो जवाब मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, गोइंग ये वाला। दूसरा है ही इज गोइंग मैड। तो ही इज गोइंग मैड, ये मैड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। कौन मैड हो रहा है? वह। तो यहाँ गोइंग का मतलब जाना नहीं है, यहाँ पे गोइंग का मतलब ही इज बीइंग मैड, ही इज बिकमिंग मैड, ही इज टर्निंग मैड, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये गो लिंकिंग वर्ब के रूप में, कॉपुला वर्ब के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। और ये मैड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो आया है वो इसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। गुड, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया और ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ गोइंग है, तो यहाँ पे गोइंग का कोई अर्थ नहीं है। वह तैर रहा है या वह तैरने को जा रहा है। मतलब यहाँ पे गोइंग का, गो का मतलब तो जाना होता है कहीं किसी खास स्थान पे, तो कोई यहाँ पे कोई मंजिल नहीं है। ही इज गोइंग स्विमिंग यानी कि वह तैर रहा है, या ही इज स्विमिंग दोनों बोलेंगे तो दोनों का अर्थ ये एक ही है। लेकिन इसका अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूं, कुछ एडजेक्टिव लगाना चाहूं यहाँ पे कि ही इज गोइंग
शॉर्ट स्विमिंग, ही इज गोइंग लॉन्ग स्विमिंग। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग जो एडजेक्टिव है ये हम तब लगा रहे हैं जब गो को एज ए डिलेक्सिकल वर्ब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज स्विमिंग और ही इज गोइंग स्विमिंग। तो इन दोनों में फर्क बस इतना है कि जब हम इसको डिलेक्सिकल वर्ब यूज करते हैं बना के, तो हम एडजेक्टिव इसमें लिखने में संभव हमारे लिए हो रहा है। अगर हम दोस्तों इसको चाहें तो दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे ही इज गोइंग फॉर स्विमिंग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर ही इज गोइंग स्विमिंग लिखा हुआ है, जैसे गो स्विमिंग, गो राइडिंग, गो जॉगिंग, गो स्ट्रॉलिंग, तो इसका मतलब कॉमन एरर में मत लगाइएगा, ये समझिएगा कि गो वहां डिलेक्सिकल वर्ब में है। हम इसको दो तरह से कह सकते हैं, ही इज गोइंग स्विमिंग या ही इज गोइंग फॉर अ स्विम। याद रखें यहाँ पे स्विमिंग और स्विम नाउन के रूप में आया है, और जब भी हम फॉर लगाते हैं तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये नाउन के रूप में आया है और इसके पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है। तो ही इज गोइंग स्विमिंग या ही इज गोइंग फॉर अ स्विम, ही इज गोइंग राइडिंग या ही इज गोइंग फॉर अ राइड, ही इज गोइंग स्ट्रॉलिंग या ही इज गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल, ही इज गोइंग डांसिंग या इज गोइंग फॉर अ डांस। तो ये दोनों सही है, बस फर्क इतना हुआ कि हम विशेषण लगा सकते हैं। अगर हम इसको एडवर्ब का प्रयोग अगर हम कहें इस वर्ब के बाद तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो एडवर्ब डायरेक्टली इसके लिए आ जाएगा। तो कुछ हम सेंटेंसेज यहाँ दे रहे हैं और आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके अनुसार और ये जो नया ज्ञान जो दे रहे हैं इसके अनुसार, दोनों तरीके से हम लोग बना के इनको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है दोस्तों कि मैं कल लंबी तैराकी के लिए गया था। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कल लंबी तैराकी के लिए गया था। तो अगर मैं जो सेंटेंस यहां पे बना रहा हूं कि आई वेंट लॉन्ग स्विमिंग, आई वेंट लॉन्ग स्विमिंग यस्टरडे, या लॉन्ग स्विमिंग के जगह अगर मैं चाहूं तो यहां पे लिखूं आई वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम यस्टरडे। ये दोनों सही हैं। आई वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम, आई वेंट लॉन्ग स्विमिंग यस्टरडे। अगर मैं यहां पे कहूं कि चलिए आप इसको दूसरे तरीके से बनाइए, अगर आपको कोई और दूसरा तरीका है, तो अगर मैं यहां पे कहूं कि मैं कल तैराकी किया था और लंबी तैराकी किया था, तो ये जो एडजेक्टिव है ये किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए आया है। तो क्या अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते तो क्या हम इसको बिना डिलेक्सिकल वर्ब के इसको मैं बना सकता था? तो थोड़ा सा मुश्किल है। हम इस वाक्य को चाहे तो दूसरे तरीके से बना सकते थे। हम यहां पे लिखते आई स्वैम यस्टरडे, ठीक है ना, आई स्वैम यस्टरडे। ये भी वाक्य हो गया कि मैं कल तैरा था या मैं कल लंबी तैराकी किया था। यहां पे वेंट का कोई मतलब नहीं हुआ। मैं कल लंबी तैराकी किया था, मैं कहीं गया नहीं था। कहां गया था? कहां गया था इसका जवाब नहीं मिल रहा है यहां पे ये मिल रहा है कि मैंने कल लंबी तैराकी की थी। तो इसका अपना कोई लेक्सिकल मीनिंग यहां नहीं रह गया, इसलिए इस वर्ब को डिलेक्सिकल वर्ब हम कहते हैं। और इसका प्रयोग से हमें यह फायदा हुआ कि हम आगे वाले नाउन के साथ हम लॉन्ग, शॉर्ट जो भी है, जॉयफुल, पेनफुल, हम जो भी एडजेक्टिव चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं। आई स्वैम यस्टरडे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसी वाक्य को जो मतलब यहाँ है वही मतलब यहाँ है, कोई फर्क नहीं है। बस हमें एडजेक्टिव लगाने में थोड़ा सुविधा हो गया और ये समझिए कि डिलेक्सिकली हमने इनका यूज किया है। अब अगर मैं इसी को चाहूं कि ये एडजेक्टिव के जगह एडवर्ब लगाऊं, तो आपको पता है कि एडजेक्टिव का सीधा सरोकार नाउन से है और एडवर्ब का सीधा सरोकार वर्ब से है। तो अगर मैं यहाँ बोलता कि आई स्वैम फॉर अ लॉन्ग टाइम यस्टरडे या फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम ये डायरेक्ट वर्ब को रिलेट करता, ना कि नाउन को। तो यहाँ पे हमने वर्ब के रूप में बनाया है, यहाँ पे नाउन के रूप में बनाया है इस गो का। तो ये फायदा हो रहा है डिलेक्सिकल वर्ब से कि हम आगे वाले नाउन के साथ कुछ एडजेक्टिव लगाने में हमें सुविधा हो रहा है और बिना डिलेक्सिकल वर्ब के बहुत सारे एक्सप्रेशन हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें तकलीफ हो रही है। अगला जरा मैं वाक्य दे रहा हूं उसमें जरा देखिए कि आपको तकलीफ हो रही है बनाने में या बिना डिलेक्सिकल वर्ब के आप बना सकते। अब जरा दूसरा वाक्य देखिए दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िए और देखिए
क्या हम इसे बिना डिलेक्सिकल वर्ब गो के बना सकते हैं? वह रोज तेज टहलता है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं आपके अनुसार, तो ही वॉक फास्ट डेली, ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी वाक्य सही है। ही वॉक्स, वह टहलता है, यहां मेन वर्ब बना दिए। फास्ट यहां पे एडवर्ब हो गया, कैसे टहलता है? फास्ट, फास्ट यानी कि रैपिडली, तेजी से टहलता है, एट अ रैपिड पेस। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज हुआ, एडवर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। फास्टली बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ही वॉक्स फास्ट, तो ये एडवर्ब किसके लिए आया? वर्ब के लिए। तो ये अर्थ हुआ कि वह तेज दौड़ता है डेली, तेज टहलता है डेली। अगर मैं इसी को डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में अगर हम इसका इस्तेमाल करें, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ही गोज फास्ट वॉकिंग डेली, ही गोज फास्ट वॉकिंग डेली। सही है, ही गोज फास्ट वॉकिंग डेली। तो अब यहां भी फास्ट है, यहां भी फास्ट है, लेकिन ये फास्ट किसके लिए आया? नाउन के लिए। तो वह रोज टहलता है तेजी से, या वह रोज तेजी से टहलता है, ऐसे भी बोलिए ऐसे भी बोलिए, दोनों एक ही है। क्या यहाँ गोज का कोई मतलब है? नहीं, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। ये 100% अब ये मीनिंग के लिए इस पे आगे वाले नाउन पे निर्भर करता है। ही वॉक्स डेली या ही गोज वॉक्स डेली, ही गोज वॉक डेली, दोनों का मतलब गोज वॉकिंग डेली। या हमने आपको बताया था कि आप यहां पे लिख सकते हैं इसके जगह के फॉर अ फास्ट वॉक, ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर अ फास्ट वॉक। जब हम इसको वर्ब को नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में, तो डिटरमिनर आर्टिकल्स का लिखना बहुत जरूरी है। तो ही गोज फास्ट वॉकिंग, ही गोज फॉर फास्ट वॉकिंग, वो भी सही है, लेकिन इसको इरर में मत डाल दीजिएगा कि अगर गो के बाद आईएनजी लिखा है, गो वॉकिंग या गो फॉर अ वॉक, तो गो फॉर वॉकिंग होगा तभी सही होगा, ऐसा मत मानिएगा। यहां इसका कोई अपना मतलब नहीं है। ही गोज वॉकिंग, ही वॉक्स, ही राइड्स, या ही गोज राइडिंग, या ही गोज फॉर अ राइड, एक ही बात हुआ। तो समझ में आ रहा है कि डिलेक्सिकल वर्ब में इस मेन वर्ब का अपना कोई अर्थ नहीं रहता, बल्कि ये इसका अर्थ वही हो जाता है जो आगे वाले नाउन का है। चलिए दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करिए। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है डिलेक्सिकल वर्ब का। रिटन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि आईएलटीएस और टफेल, या फिर आप यूपीएससी, या फिर सीएपीएफ, या फिर एसएससी टायर 3, डिस्क्रिप्टिव पेपर एक एसेंशियल पार्ट है हर एक एग्जाम का, और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का रिटन में सही इस्तेमाल आपको समझ में आए, इसके लिए मैं आपको सही तरीके से हर पार्ट ऑफ स्पीच का विस्तार से आपके साथ साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। चलिए जरा इसको देखिए ध्यान से और बताइए। मैं प्रत्येक रविवार को धीमी दौड़ करता हूं, मैं प्रत्येक रविवार को धीमी दौड़ करता हूं। अपने ज्ञान के अनुसार इसको बनाइए, क्या होगा? मैं प्रत्येक रविवार को धीमी दौड़ करता हूं। तो आपके नॉलेज के हिसाब से ऐसे भी बना सकते हैं, इतना तो ज्ञान आपको दे ही दिया हूं मैं। आई वॉक स्लो भी बोलेंगे तो भी सही है, स्लोली बोलेंगे तो भी सही है, एडवर्ब के रूप में दोनों चलता है। बस फर्क है वो सिर्फ एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, यहां एडवर्ब है। आई वॉक स्लोली एवरी संडे, आई वॉक स्लोली एवरी संडे, सही है। आई वॉक स्लोली एवरी संडे, ये हमारा एवरी डिटरमिनर है, संडे हमारा प्रोपर नाउन है, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलके एक चंक बन रहा है, फ्रेज बन रहा है, समय बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं। तो आई वॉक स्लो स्लोली, लेकिन ये स्लो और स्लोली जो बोल रहे हैं ये डायरेक्ट वर्ब के रूप में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डिलेक्सिकल वर्ब गो के सहायता से बोलता तो हमें एडजेक्टिव लगाना आसान हो जाता। आई गो वॉकिंग, और यहां धीमी है तो लिखिए आई गो स्लो वॉकिंग, आई गो स्लो वॉकिंग एवरी संडे, आई गो स्लो वॉकिंग एवरी संडे। तो यहां पे गो का कोई मतलब नहीं है, ये डिलेक्सिकल हो गया। लेक्सिकल का मतलब शाब्दिक, डिलेक्सिकल का मतलब जिसका शाब्दिक कोई अर्थ ना हो। तो अगर हम यहां पे इसका अर्थ कुछ अलग से निकाले तो गलत होगा। इसका अर्थ बिल्कुल वही हुआ
टहलना कि मैं धीरे धीरे टहलता हूं हर रविवार को, स्लो वॉकिंग करता हूं कि फास्ट वॉकिंग करता हूं कि ब्रिस्क वॉकिंग करता हूं, जॉयफुल वॉकिंग करता हूं, कैसा करता हूं वॉकिंग, ये स्लगिश वॉकिंग करता हूं, ये सारा विशेषता आप आसानी से लगा रहे हैं इसकी वजह से। इसका अपना कोई मतलब नहीं है ना। ये यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब होता है तो क्या होता, आगे एडजेक्टिव लगाते और वो एडजेक्टिव इसके लिए होता विशेषता, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट इस आगे वाले नाउन का है। सही है। तो आई गो स्लो वॉकिंग, आप इसी को चाहे अगर मैं यहां पे लिखूं आई गो फॉर स्लो वॉकिंग तब भी सही होगा, आई गो फॉर अ स्लो वॉक तब भी सही होगा, और अगर फॉर नहीं है तो इसको गलत मत मानिएगा, आई गो फॉर अ स्लो वॉक। हाँ, अगर स्लोली वॉक करेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया कि स्लोली सिर्फ एडवर्ब है और स्लो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम कर देता है। आ रहा है समझ में? इस तरह से धीरे धीरे हर एक वर्ड का सही तरीके से बोलने लिखने में प्रयोग अगर आप करते हैं, ग्रामर के जब रीडर बनाते हैं और उसको स्पॉट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में इसको सही तरीके से आप समझ पाते हैं। नहीं तो ऐसे अगर आप इसको नहीं समझेंगे, एक बार नजर नहीं डालेंगे, तो जैसे लिखेगा गो वॉकिंग, गो शॉपिंग, गो स्ट्रॉलिंग, गो जॉगिंग, गो डांसिंग, तो आप कहेंगे कि सर प्रीपोजिशन मिसिंग है। आप याद रखिएगा कि ये सब सही है। गो डांसिंग बोले या गो फॉर अ डांस बोले, गो सिंगिंग बोलेंगे या गो फॉर अ सिंग बोले, दोनों सही है। बस इतना फर्क है कि यहाँ पे गो का अर्थ बिल्कुल आगे वाले नाउन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जरा अगला वाक्य देखो और इसमें खुद से प्रयास करने का कोशिश करो कि क्या मैं इसको बिना डिलेक्सिकल वर्ब के बना सकता हूं। अगर नहीं बना सकते इसका मतलब डिलेक्सिकल वर्ब बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। मैं आज कुछ खरीदने के लिए जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल गो सम शॉपिंग, आई विल गो सम शॉपिंग। ठीक है, तो यहां पे गो का मतलब कुछ और नहीं हुआ, मतलब मैं आज खरीदारी करूंगा। आई विल शॉप, आई विल शॉप का मतलब खरीदारी करना है। आई विल शॉप टुडे, आई विल गो सम शॉपिंग टुडे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन जरा यहां पे देखिएगा दोस्तों कि ये जो हमने एडजेक्टिव लगाया है ये हम नहीं लगा पाते अगर हम ये डिलेक्सिकल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आई विल गो ग्रोसरी शॉपिंग, तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग, तो यहाँ पे तो हम ये लगा पा रहे हैं एडजेक्टिव को, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ कोशिश करूं लगाने का तो ये एडजेक्टिव संभव नहीं है। अब ये कोशिश करिए, अगर हम डिलेक्सिकल वर्ब के बगैर हम चाहें कि इस नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाएं तो संभव नहीं है, फिर हमें बड़ा लंबा रास्ता से जाना पड़ेगा। इस बात को हम कह सकते हैं दूसरे तरह से तरीके से कि आई विल गो टू द मार्केट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, ऐसे लंबा लिखना होगा, लेकिन हमने यहां बहुत आसानी से लिख दिया आई विल गो ग्रोसरी शॉपिंग टुडे, आई विल गो ग्रोसरी शॉपिंग, आई विल गो सम शॉपिंग, या आई विल गो फॉर अ ग्रोसरी शॉप, ये भी हो सकता है। शॉप वहां पे परचेजिंग के सेंस में हम यूज कर रहे हैं, दुकान के सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब जरा अगला वाक्य फिर से देखिए, एक जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ग्रामर का नॉलेज है उसके हिसाब से और एक डिलेक्सिकल वर्ब के अनुसार। मैं रोज धीमी घुड़सवारी करता हूं, तो रोज धीमी घुड़सवारी करता हूं, तो जो आप जानते हैं पहले उसके हिसाब से बनाते हैं। आई राइड स्लोली एवरी डे, यही होगा ना, आई राइड स्लोली एवरी डे। तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है और इस वर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं डिलेक्सिकली इसका यूज करता हूं इस वर्ब का, तो हम यहां पे कह सकते हैं आई गो राइडिंग या आई गो फॉर अ राइड एवरी डे। ठीक है, हम यहां पे स्लोली यहां हमने एडवर्ब के रूप में लिखा है, अब हमें एडजेक्टिव लगाना है, तो हम यहां कह सकते हैं ना आई गो स्लो राइडिंग या फास्ट राइडिंग या लॉन्ग राइडिंग। तो यहां पे आई गो स्लो राइडिंग, ये जो हमने इस्तेमाल किया है विशेषण एडजेक्टिव मॉडिफायर, ये हमने नाउन के लिए यूज किया है। तो ये राइड का मतलब घुड़सवारी करना है, इसका कोई खास अर्थ नहीं हुआ। मैं रोज घुड़सवारी करता हूं ऐसे ही बोले कि आई राइड डेली, तभी
वही बात होगा, आई गो राइडिंग डेली तब भी वही बात होगा, बस इसको लगा के एडजेक्टिव लगाना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है और कोई बात नहीं है। जैसे मैं तेज घुड़सवारी करता हूं रोज, तो आई गो फास्ट राइडिंग कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे कभी भी कॉमन एरर के हिसाब से भी सोचें कि आई गो राइडिंग लिखा है, तो बच्चे अगर इस बात को नहीं जानेंगे तो कहेंगे फॉर तो मिसिंग है सर, पर्पस यहाँ बता ही नहीं रहा है। तो आई गो राइडिंग भी सही है, आई गो फॉर राइडिंग बोल रहे हैं वो भी सही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा राइडिंग, यहाँ पे जीरन बन जाएगा, नॉन फाइनाइट बन जाएगा, सेमी वर्ब हो जाएगा। या आई गो फॉर अ राइड बोल रहे हैं ये भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार फिर से जरा पूरा फोकस होके समझिएगा, क्योंकि ये जो डिलेक्सिकल वर्ब है इसमें आपका खास अटेंशन की जरूरत होगी। आप अपना जो ज्ञान है उसके हिसाब से भी बनाइए और डिलेक्सिकल वर्ब क्या फर्क डाल रहा है वो भी समझिए। मैं रात्रि भोजन के बाद लंबा सैर सपाटा करता हूं, तो आपके ज्ञान के हिसाब से जो आज आप अब तक आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं आई स्ट्रॉल। स्ट्रॉल करते हैं मतलब ऐसे ही मटर गश्ती करने के लिए थोड़ा सा सैर सपाटा करना, घूमना, कोई पर्पज से नहीं। आई स्ट्रॉल, कभी इधर चले गए कभी उधर चल गए, स्ट्रॉल करना। तो आई स्ट्रॉल फॉर अ शॉर्ट टाइम या फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर डिनर डेली, ऐसे ही बनाएंगे ना आप, जो आपकी जो ज्ञान है उसके अनुसार ऐसे बनाएंगे। आई स्ट्रॉल, तो स्ट्रॉल यहाँ पे सैर सपाटा करना हुआ, मेन वर्ब के रूप में हुआ, और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये हमारा प्रीपोजिशन और एंड में नाउन है, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मैंने आपको बताया प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा फंक्शन के अनुसार। ये काम कर रहा है इसके लिए, वर्ब के लिए आया तो एडवर्ब हो गया। समय बता रहा है कि कब तक मैं टहलता हूं, कितने देर तक के लिए टहलता हूं, लंबे समय के लिए। कब टहलता हूं ये भी हमारा प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज ये भी हुआ, और डेली ये भी एडवर्ब फ्रेज वर्ड हुआ, एडवर्बियल वर्ड फ्रीक्वेंसी का। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब यहाँ पे देखिए आई स्ट्रॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर डिनर डेली, जो आपने वाक्य लिखा है इसका मतलब वही है। अब मैं इसको डिलेक्सिकली बना रहा हूं तो क्या हो जाता है, आई गो स्ट्रॉलिंग, आई गो स्ट्रॉलिंग, और लॉन्ग टाइम है हम यहां सिंपली लिख दें एडजेक्टिव इस नाउन के साथ, आई गो लॉन्ग स्ट्रॉलिंग आफ्टर डिनर डेली। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इसका सीधा प्रभाव इस पे आ रहा है, जबकि ये एडजेक्टिव का सीधा प्रभाव इस नाउन के लिए जा रहा है, और इस वर्ब का कोई मतलब नहीं है। आई स्ट्रोल आफ्टर डिनर, आई गो स्ट्रॉलिंग आफ्टर डिनर, दोनों का मतलब एक ही है, यानी इसका अपना कोई अर्थ यहां नहीं रहा, इसके अर्थ के ऊपर इसका अर्थ डिपेंड कर रहा है। मैं स्ट्रॉल करता हूं, सही है, जैसे चाय पी लो तो कह सकते हैं ना कि टेक टी, तो टेक टी या हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे हैव और टेक का कोई खास मतलब नहीं है, वो नाउन से ही वहां पे उसका अर्थ को डिराइव किया जा रहा है। तो ये समझ रहे हैं कि डिलेक्सिकल वर्ब हमें यूज किए बिना चीजों को बहुत ही कन्वीनियंटली और बहुत ही फ्लो में रिदम के साथ हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए 4-5 जो भी हमने डिलेक्सिकल वर्ब आपको बताया है वो महत्वपूर्ण है और उसको यूज में लाना बेहद जरूरी है, ताकि फ्लॉलेस राइटिंग कर सके और बिल्कुल रिदम में आप ये काम कर सके। चलिए दोस्तों, अगला जरा वाक्य है 7वां, ये आप जरा ध्यान देके देखिए और वैसे ही बनाइए जो जैसे आप बना सकते हैं। इसके एडिशनल जो जानकारी मिल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए और दोनों को धीरे धीरे एसिमिलेट करिए। मैं पार्क में मस्ती भरा दौड़ लगाता हूं, तो आप ऐसे कह सकते हैं मस्ती भरा दौड़, जॉगिंग करना भी कहते हैं, तो आई जॉग इन द पार्क डेली, बिल्कुल सही है। आई जॉग इन द पार्क डेली, और आई रन इन द पार्क, रन मतलब थोड़ा तेज से होता है, जॉग मतलब आराम से मस्ती भरा दौड़ लगाता हूं। आई जॉग इन द पार्क डेली। चलिए मस्ती भरा अगर बोलने की जरूरत हो तो यहां हम कैसे बोलेंगे, तो हम यहां पे एडवर्ब लगाना पड़ेगा। आई जॉग जॉयफुली बीसफुली आपको बोलना होगा, है ना, तो ये एडवर्ब हो गया। हम इसी को चाहें तो गो से हम इसको बोल सकते हैं ना, आई गो जॉग या आई गो जॉगिंग, आई गो जॉगिंग, या हम कह सकते हैं आई गो फॉर अ जॉग, आई गो फॉर अ जॉग इन द पार्क। डेली है तो डेली लिखिए। अब ये बताइए कि अगर हम यहां मस्ती भरा लिखना है तो जॉयफुली लिखेंगे कि जॉयफुल लिखेंगे,
जॉयफुल लिखेंगे, ब्लिसफुल लिखेंगे, ग्लीफुल लिखेंगे। तो ये एडजेक्टिव किसके लिए आया? इस नाउन के लिए। और इस वर्ब का अपना कोई अर्थ नहीं रहा। जो इसका अर्थ है, मैं दौड़ लगाता हूं पार्क में, और आई गो जॉगिंग, दोनों का मतलब एक ही है। आई जॉग, आई गो फॉर जॉगिंग, आई गो जॉगिंग, आई गो फॉर अ जॉग, सबका मतलब एक ही हो रहा है। बस जो फर्क जो मैं समझा रहा हूं वो समझने का प्रयास करिए। मैं बैलेट नृत्य करना चाहता हूं। डिलेक्सिकल वर्ब अगर नहीं जानेंगे तो फंस जाएंगे। यहां पे अगर इसको मैं ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से बनाऊं, आई वॉन्ट टू डांस। अब आई वॉन्ट टू बैलेट डांस तो नहीं बोल सकते ना, टू के बाद तो वर्ब भी आना चाहिए। बैलेट यहां एडजेक्टिव के रूप में हमें लगाना है, कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो बैलेट डांसिंग। तो बैले डांसिंग अगर हम बोलें, या हम बोलें आई वॉन्ट टू गो फॉर अ बैले डांस, दोनों सही है। तो समझ गए? अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। चलिए अगला वाक्य बनाइए डिलेक्सिकल वर्ब गो के सहायता से। आई विद माई फ्रेंड। चलिए मैं एक और ग्रामर यहां पे दे रहा हूं। आई विद माई फ्रेंड क्या लगाएंगे? पिछले सप्ताह गए थे। चलिए वर्ब तो हमें लगाना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां पे वेंट लिखिए, वेंट शॉपिंग लास्ट वीकेंड, लास्ट वीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखिए और इसको बनाइए जल्दी से। क्यों ना घुड़सवारी कर ली जाए। ये सलाह है, ये सवाल नहीं है। तो वाई से जो बनता है वो हर सवाल नहीं होते, सलाह भी होते हैं। वाई, वाई नॉट, बस ध्यान रखें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वाई नॉट गो सम राइडिंग टुडे, आज है तो लगाइए। या वाई नॉट गो, गो की जगह कोई और फॉर्म नहीं रहेगा जब यहाँ पे वाई और वाई नॉट से शुरुआत हुई। सलाह है इसलिए फुल स्टॉप लगा है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं। वाई नॉट गो सम राइडिंग या वाई नॉट गो फॉर सम राइड, फॉर सम राइड। ऐसा मत करिएगा कि फॉर अ नहीं लगा सर। तो फॉर सम और ए दोनों सेम ग्रुप के हैं, एक ही काम करते हैं, तो एक ही पर्पस के लिए दो यूज करेंगे। इसी को कहते हैं एक्सट्रेनियस यूज, सुपरफ्लुअस यूज। तो सम और ए सब एक ही डिटर्मिनर हैं, जो आइडेंटिफाइंग ग्रुप के जो डिटर्मिनर होंगे जितने भी, वो एक साथ यूज नहीं होंगे, एक ही पर्पस के लिए। एक ही नाउन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं दो डिटर्मिनर? एक ही में वन भी और ए भी और सम भी नहीं यूज कर सकते, माई भी और दिस भी और दैट भी। उसी तरह से जो नंबर बताने वाले क्वांटिफायर्स हैं, एक ग्रुप वाले एक साथ यूज नहीं होंगे। तो यहां सम लिखना है तो अ हटा दीजिए, नहीं तो एरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लास ऐसे ही धमाकेदार दमदार तरीके से चलेगा। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।